हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में। ये हमारे ट्वेल्थ में भी आता है एंड देन ट्वेल्थ में तो नहीं है, लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में है तो उसमें आता है। बी कॉम में एंड एम कॉम लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई होता क्या है कि ये हमें बताता है कि एक प्रोड्यूसर के माइंड के बारे में, कि वो कब मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, किसके रिलेशन में, प्राइसेस के रिलेशन में। तो सप्लाई रेफर करती है वो क्वांटिटी कमोडिटीज़ की जो ऑफर की जाती है सेल्स के लिए अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। सप्लाई ऑफ गुड्स वो क्वांटिटी है जो सेल के लिए दी गई है मार्केट में एक गिवन टाइम में अलग अलग प्राइसेस पर। ये थॉमस ने डेफिनेशन दी थी। अब बात आती है डिफरेंस की स्टॉक एंड सप्लाई में। तो स्टॉक रेफर करता है टोटल क्वांटिटी को, कमोडिटी की, जो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है सेलर के पास। सप्लाई रेफर करती है वो पार्ट स्टॉक का जो सेलर तैयार है एक गिवन प्राइसेस पर मार्केट में बेचने के लिए एक गिवन टाइम में। जैसे कि स्टॉक अवेलेबल था 500, मतलब हमारे पास 100 टन का, और उसकी प्राइसेस थी 500 पर क्विंटल। इस प्राइसेस पे सेलर 10 टन बेचने के लिए तैयार है, तो ये 10 टन तो सप्लाई है और 100 टन स्टॉक है। ठीक है। अब बात आती है सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस। तो कहता है कि जो डिमांड है और क्वांटिटी डिमांड है, हम उनमें डिफरेंस पढ़े थे जैसे पीछे डिमांड वाले चैप्टर में, वैसे ही सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई तो होती है टोटल जो भी क्वांटिटी है, होल सप्लाई शेड्यूल जो दिखाता है, ठीक है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। जबकि क्वांटिटी सप्लाइड है ना, वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है, स्पेशल क्वांटिटी है, वो दिखाता है जो सेल के लिए दी जाती है एक स्पेसिफिक प्राइसेस पर। क्वांटिटी सप्लाइड रेफर करती है पर्टिकुलर अमाउंट कमोडिटी की जो सेल के लिए ऑफर की जाती है एक पर्टिकुलर प्राइसेस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है। जबकि सप्लाई रेफर करती है होल सेट ऑफ क्वांटिटी कमोडिटी का जो हम सेल के लिए ऑफर कर सकते हैं अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब बात आती है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर करता है सप्लाई एक कमोडिटी की जो एक इंडिविजुअल के द्वारा होती है मार्केट में, और मार्केट सप्लाई रेफर करता है सभी सेलर्स के द्वारा, सभी फर्म्स के द्वारा मार्केट में जो सप्लाई की जाती है। ठीक है। मार्केट सप्लाई को हम इंडस्ट्री सप्लाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो फिर बात आती है सप्लाई शेड्यूल। तो जब हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके चलते हैं सप्लाई के बारे में, तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो टेबुलर शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है अलग अलग क्वांटिटीज़ की कमोडिटीज़ की जो ऑफर की जाती हैं अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर। ये दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल तो एक इंडिविजुअल फर्म या सेलर के बिहेवियर के बारे में बताता है कि वो कैसे सप्लाई करता है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर मार्केट में। ठीक है। जैसे कि प्राइसेस बढ़ रहे थे तो सप्लाई भी बढ़ रही थी। ठीक है। सप्लाई शेड्यूल एक्सप्रेस कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में। मार्केट सप्लाई शेड्यूल वो सप्लाई शेड्यूल होता है जो सभी फर्म्स का होता है मार्केट में जो प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब एक टाइप से कह दो जो सप्लाई कर रही है पर्टिकुलर कमोडिटी को। ठीक है। सम टोटल ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर करता है सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए इंडस्ट्री। जैसे कि ये फर्म ए थी, ये फर्म बी थी, ये सप्लाई कर रही थी, ये प्राइसेस थे, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो मार्केट सप्लाई होगा। मतलब जितनी फर्म मार्केट में बेच रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, उन सब का सम टोटल मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। अब कर्व होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ये हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। क्यों? जितने प्राइसेस बढ़ते हैं उतनी ही हमारी सप्लाई बढ़ती है। ये भी इंडिविजुअल होता है और मार्केट होता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है जो एक इंडिविजुअल फर्म का होता है, या अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है। और लेकिन एक प्राइस मिनिमम प्राइस फिक्स करके चलते हैं जिससे नीचे कोई सप्लाई नहीं होती, उसे बोलते हैं रिजर्व प्राइस या मिनिमम सप्लाई प्राइस। ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व वो होता है जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। ठीक है। ये एक इंडस्ट्री एज ए होल होता है, ये ड्राइव किया जाता है ओरिजेंटल सम्यूटेशन ऑफ सप्लाई कर्व से सभी फर्म्स के, जैसे कि ये था, ये बी का था, इन दोनों का सम हो गया मार्केट सप्लाई कर्व। तो जो मार्केट सप्लाई कर्व है ये एक ओरिजेंटल सम्यूटेशन मतलब सम है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का, अलग अलग फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है। सप्लाई फंक्शंस या जो भी फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई और कमोडिटी के, वो क्या है? तो जो भी सप्लाई फंक्शन है वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा के चलता है हमें कमोडिटी की सप्लाई में और उसके जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बीच में। जैसे कि गोल ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, अदर कमोडिटी के प्राइस वगैरह, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस वगैरह, ये सब।
तो अब हम इन्हीं को डिटेल में समझेंगे कि जो सप्लाई होता है ना एक कमोडिटी की, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होके चलता है। तो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेंगी, प्राइसेस घटेंगे तो सप्लाई घटेगी। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में ये है कि सब्स्टिट्यूट या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कि अगर देखो जब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनकी सप्लाई बढ़ती है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर मतलब उनके प्राइसेस घटते हैं तो उनकी सप्लाई कम होगी, क्यों, वो लेस प्रॉफिटेबल होंगे। नंबर ऑफ फर्म्स, कमोडिटी की सप्लाई है ना वो भाई फर्म्स के नंबर पे भी डिपेंड करती है। अगर फर्म्स के नंबर बढ़ेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स घटेंगे तो मार्केट सप्लाई घटेगी। गोल ऑफ फर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती है तो हाई प्राइस पर वो ज़्यादा सप्लाई करेगी, और लेकिन अगर उसका मैक्सिमाइज करना सेल्स मोटिव है, मतलब सेल्स को मैक्सिमाइज करना मोटिव है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना मोटिव है, तो वो सप्लाई करेगी उस टाइम पे भी जब प्राइसेस मिनिमम है या कम है। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ते हैं तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सामान जिससे हमने हमारा प्रोडक्शन किया है, हमने सामान बनाया है, इनपुट्स, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर प्राइसेस फैक्टर के घटते हैं तो कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी में बदलाव, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस, मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या है बिजनेस की। अगर हमें लग रहा है कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम आज के टाइम में सप्लाईज कम कर देंगे, अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस घटेंगे तो हम आज सप्लाई बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स और सब्सिडी के रिगार्डिंग, अगर गवर्नमेंट है ना हाई टैक्स लगाती है तो सप्लाई घटेगी, और अगर अच्छी सब्सिडी रहती है तो सप्लाई बढ़ेगी। अब बात आती है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई में ये बोलते हैं कि हर चीज़ कांस्टेंट रहती है छोड़कर प्राइसेस को, कि जो हमारा सप्लाई है उसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई प्राइसेस घटेंगे तो सप्लाई घटेगी। ठीक है, और है ना जो भी अदर फैक्टर उसमें एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के चलते हैं हम सप्लाई का। ठीक है, प्राइसेस के रिस्पॉन्स में इंक्रीज और डिक्रीज के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है हायर प्राइसेस हायर सप्लाई, लोअर प्राइसेस लोअर सप्लाई, प्रो क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रही है। ठीक है, अजम्पशन यही है कि हर चीज़ कांस्टेंट रहेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, टेक्निक कांस्टेंट रहेगी, गोल में कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी अदर गुड्स के प्राइसेस हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये एक टाइप से कहे तो जो भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं हम वो कांस्टेंट लेके चलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जहाँ पे ये मतलब नहीं होता। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कि भाई लगा लो प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन है ना बाढ़ के कारण आपकी सारी फसल खराब हो गई तो भी आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। सोशल डिस्कनेक्शन के जो सामान है जैसे डायमंड है, गोल्ड वगैरह है, उनकी सप्लाई भी लिमिटेड है। ठीक है, तो कितने भी प्राइस बढ़ा लो उनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। और प्रीसेबल गुड्स, फ्रूट्स वेजिटेबल, हम इनको स्टोर करके नहीं रख सकते, एक टाइम के बाद ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आती है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो जो क्वांटिटी सप्लाइड में बदलाव होता है ना वो तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग होता है और अदर फैक्टर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। एंड चेंज इन सप्लाई होता है वो अदर फैक्टर में बदलाव के कारण होता है, और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर करता है इंक्रीज होना डिक्रीज होना, जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका एक कमोडिटी के किसके रिस्पॉन्स में, प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज के साथ, और अदर थिंग्स है वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई कर्व के साथ मूवमेंट होता है, या तो मतलब एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। चेंज इन सप्लाई रेफर करती है जिससे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो अदर फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे प्राइसेस सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होता है बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट। तो क्वांटिटी सप्लाइड तो रेफर करती है जब चेंज होता है प्राइसेस और कमोडिटी में, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई में बदलाव हो रहा। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और इसे हम मूवमेंट भी बोल देते हैं अलोंग द सप्लाई कर्व, या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन, डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन सप्लाई मतलब जब शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर्स, और प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा या मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये अदर फैक्टर्स के कारण होता है छोड़कर प्राइसेस को। ठीक है, इसे हम लेवल ऑफ सप्लाई में बदलाव को बोल सकते हैं, इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगी सप्लाई। ठीक है, तो यही है कि इंक्रीज होता है प्राइस तो उसी के कारण हमारा जो सप्लाई कर्व है वो मूव करता है। अब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो कहता है कि एक्सटेंशन मतलब जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ जाती है प्राइसेस के बढ़ने के कारण। जैसे एक था प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड एक थी, 5 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, मतलब अलोंग द मूवमेंट हमारा
बढ़ा है, एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। जबकि आगे यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है कमोडिटी का वो घट जाता है, क्योंकि ड्यू टू फॉल इट्स प्राइस, प्राइस में गिरने के कारण से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्राइस घटा, क्वांटिटी सप्लाई घटी, ठीक है, और ये भी हमारा घट गया। तो जितना हायर पॉइंट्स हो, मतलब मूवमेंट फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, ये क्या कहलाता है कि सप्लाई कर्व है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब है इंक्रीज और डिक्रीज, ये होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर, जब सप्लाई होते हैं कमोडिटी की वो चेंज हो जाती है अदर फैक्टर्स के कारण छोड़कर प्राइसेस को, तो इस चेंज को हम बोल देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव होना, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई कर वो सिचुएशन है जब फर्म है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है एग्जिस्टिंग प्राइसेस पर, क्यों, इनपुट सस्ते हो गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ गई है, तो यहाँ पे दो ही शिफ्ट होती है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो बात आती है कि हायर प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई क्यों होती है, क्योंकि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है, प्राइसेस बढ़ेंगे तो हायर प्रॉफिट होगा, इसीलिए प्रोड्यूसर है ना इंड्यूस हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, और आउटपुट बढ़ेगा तो इससे सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ना उसके अंदर ये अप्लाई किया जाता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है आउटपुट की, तो आउटपुट भी बढ़ता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग घट हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है कि यहाँ पे जैसे प्राइस हमारा कांस्टेंट था लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि अदर फैक्टर्स में बदलाव हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हमारे मतलब जो फैक्टर की कॉस्ट है वो कम हुई है, ठीक है, ये सब इसमें बता रखा है। फिर जैसे कि जो प्राइस है कम्पीटिंग गुड्स के वो घटे हैं, जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो बढ़े हैं, फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस घटेंगे, ठीक है, गोल ऑफ फर्म है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शिफ्ट हुआ है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर करता है वो सिचुएशन जहाँ पे है ना फर्म है ना कम सप्लाई करना चाह रही है एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे, क्योंकि जो अदर फैक्टर उनमें बदला हुआ है, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड शिफ्ट होता है ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो सप्लाई कम हो रही है, क्यों, क्योंकि देखो टेक्निक्स पुरानी हो गई, ऑब्सोलेट होना मतलब अपरचलन में आना, ठीक है, और जो फैक्टर प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, और जो कम्पीटिंग गुड्स उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में वो कम हो गया, फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बात आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना ये मेजर करती है सप्लाई में जो भी बदलाव होते हैं प्राइसेस में बदलाव के कारण, क्योंकि जो लो सप्लाई है वो भी तो यही देख रही थी कि हमारी सप्लाई बढ़ रही थी घट रही थी प्राइस के रिलेशन में, ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा बदलाव हो रहा है किस एक्सटेंट तक हो रहा है ये हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेल्प से, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ सप्लाई और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस का रिलेशन होता है। तो देखो प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको दिखा सकते हैं, इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई 100, डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि जो भी बदलाव हुआ है क्वांटिटी में जो बदलाव हुआ है प्राइसेस में, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। नेगेटिव साइन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे डिमांड की तरह, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन है प्राइसेस के साथ। तो ये मेजर करता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन चेंज इन आउन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्राइस दे रखे थे 4, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब पी था 4, उस टाइम पे सप्लाई हो रही थी 8 की, तो क्वांटिटी थी 8, अगर जो प्राइसेस है वो 5 हो जाते हैं मतलब P1 5 हो गया और सप्लाई है वो 10 हो गई मतलब Q1 10 हो गया, तो डेल्टा पी तो आएगा 1 रुपये, दोनों को 4 और 5 का डिफरेंस, और डेल्टा क्यू आएगा 2 रुपये 10 और 8 का डिफरेंस, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आती हैं। तो पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आप कितनी भी सप्लाई कर सकते हो एक गोइंग प्राइस पर, मतलब यहाँ पे प्राइस फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन लोअर प्राइसेस पे कोई भी सप्लाई नहीं करना। इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ना प्राइस फिक्स होता है और उसी प्राइसेस पर सेलर है ना सप्लाई करने के लिए तैयार रहता है इनफाइनाइट रूप से, ठीक है, मतलब लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज हो जाएगा ना प्राइस में तो जो सप्लाई है वो जीरो हो जाएगी, सेलर उससे नीचे सप्लाई नहीं करेगा। तो यही बोल रखा है मेन कंसेप्ट में कि जब एक सिंगल फर्म होती है वो डिमांड मतलब single firm demand so small a portion of factor of production that can obtain in infinite amount at a given prices, मतलब इतना याद रख लो कि यहाँ पे है ना प्राइसेस फिक्स है और उस पे ऊपर हमारी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइटली है, इसीलिए हम इसको परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी जीरो हो जाएगी।
परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस घटे बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो क्वांटिटी है वो हमारी सेम रहती है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ये पैरेलल होती है वाई एक्सिस की, ये पैरेलल थी एक्स एक्सिस के। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू में 0, जैसे कि ओल्ड जो रेयर पेंटिंग वगैरह होते हैं वो सब। फिर है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जहाँ पे जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में है ना वो इक्वल होता है परसेंटेज चेंज प्राइस में, तो इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में होगा, तो ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं आप ये सब समझो। फिर इसके बाद ये याद रख लगे, जैसे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, ये होराइजन से ड्रॉ होगा जो इक्वल होगा यूनिटरी के, तो ये अलग अलग स्लोप दिखा रखे हैं, तो ये आप समझ सकते हो यूनिटरी मतलब जो 1 के इक्वल हो। ठीक है, फिर है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो उसे बोलते हैं हम मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक जहाँ पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में कम होता है, जो प्राइसेस में चेंजमेंट होता है, ये हमारा लेस देन 1 होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो सप्लाई कर्व हमारा 1 से भी इक्वल हो सकता है, सप्लाई कर्व हमारा वाई एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है, एक्स एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हम यही मान के चलते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन होता है और अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब बात आती है इलास्टिसिटी एंड सप्लाई कर्व। रियल सिचुएशन में बात करें तो जो सप्लाई है ना वो या तो इलास्टिक रहती है या इनइलास्टिक रहती है। ओ लेवल ऑफ आउटपुट पे जो इलास्टिसिटी है ना सप्लाई की, वो कांस्टेंट नहीं रहती हर लेवल पे, वो बदलती रहती है। ठीक है, और जो सप्लाई कर्व है वो स्ट्रेट लाइन मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं भी, अपवर्ड स्लोपिंग, इंस्टेड वो एक कर्व की फॉर्म में हो सकता है, जैसे ऐसे इसमें दिखा रखा है। ठीक है, कि ऐसे कर्व की फॉर्म में हो। ओके, तो यही बोलोगे, जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो जो अपवर्ड स्लोपिंग है और कर्व में हो। तो वो कहता है कि अलग अलग लेवल दिखाएगा ये, जैसे कि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, ये ग्रेटर देन यूनिटरी है, ये यूनिटरी है, ये लेस देन यूनिटरी है और ये इनइलास्टिक है, 0 के इक्वल हो जब। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस दिखा रखी हैं। अब ये भी वही पीछे जो हमने पढ़ा वही है कि यहाँ पे वो सप्लाई करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंजमेंट हो जाए तो सप्लाई 0 हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वांटिटी सप्लाइड पे, यहाँ पे परसेंटेज चेंज दोनों में इक्वल होता है, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी। यहाँ पे परसेंटेज चेंज सप्लाई में है ना ज़्यादा होता है मतलब प्राइस से, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में कम होता है प्राइस के कंपैरिजन में। अब बात आता है स्लोप ऑफ सप्लाई का। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से अलग होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला हमारा ये होता है, जबकि स्लोप हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज, मतलब जो भी डेल्टा चेंज है प्राइस में अपॉन में डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करके। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला। ठीक है, तो ये परसेंटेज मतलब प्राइस में चेंजमेंट और क्वांटिटी में चेंजमेंट से शो कर रखा है। ठीक है, बात आती है फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। पहला है नेचर ऑफ इनपुट्स, मतलब जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो भी इनपुट्स हम यूज़ करें उनका नेचर। कहता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है उन इनपुट्स पर, ठीक है, जो हम है ना यूज़ कर रहे हैं को मतलब कॉमनली, ठीक है, मतलब जिनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या दूसरे प्रोडक्ट में भी, मतलब जहाँ पे मोबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप ऐसे इनपुट यूज़ करें जो स्पेशलाइज टाइप के हैं जो सिर्फ उसी के प्रोडक्शन के लिए हैं, तो वहाँ पे इनइलास्टिक होगी। नेचुरल कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं, ये भी इन्फ्लुएंस करके चलती हैं। जैसे नॉर्मली टिकवुड एक पेड़ होता है, अगर आप इसको प्रोड्यूस करना चाहते हो तो इसमें तो बहुत सारे साल लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपको इसे यूजेबल बनाना है तो ये इनइलास्टिक हो जाएगा। रिस्क टेकिंग, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फ्लुएंस की जाती है कि एक इंटरप्रेन्योर कितना रिस्क लेना चाहता है। अगर वो रिस्क लेता है तो मोर इलास्टिक रहेगा, लेकिन अगर वो हेजिटेट करना है रिस्क लेने से तो इनइलास्टिक हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता भी है टैक्सेशन सिस्टम वगैरह से। अगर हाई रेट ऑफ टैक्सेशन होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी, अगर हाई रेट ऑफ सब्सिडी होगी तो ये बढ़ जाएगी। अब है कमोडिटी का नेचर, अगर जो कमोडिटी हैं वो हमारे प्रीसेबल है, मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो इनइलास्टिक सप्लाई हो, क्योंकि कितने प्राइस बढ़ जाए हम इनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। और लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो वो इलास्टिक रहेगा, क्योंकि हम इसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं प्राइसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ख़राब नहीं होते, हम इनको स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके से रिलेटेड है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, तो इनइलास्टिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है सप्लाई को बढ़ाना प्राइसेस के बढ़ने के कारण। लेकिन अगर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट अप्लीकेबल है तो यहाँ पे सप्लाई इलास्टिक रहेगी। टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जितना लंबा टाइम होगा उतनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी ज़्यादा होगी, जितना कम टाइम होगा उतनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम सप्लाई को बढ़ा पाएँ।
तो वेरी शॉर्ट पीरियड में परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, शॉर्ट पीरियड में इलास्टिक और लॉन्ग पीरियड में और भी ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, फिर बात आती है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की टेक्निक है ना एक कॉमोडिटी की, वो भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा इनइलास्टिक होगा, और जितनी सिंपल होगी एमनेबल होगी उतना इलास्टिक होगा। अब बात आती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की इम्पोर्टेंस। तो पहला तो यही है कि ये प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कि अलग अलग जो भी लेवल, जैसे शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक होता है, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसेस वगैरह में जो बदलाव हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। फैक्टर प्राइसिंग एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहता है कि जो मॉडर्न थ्योरी है ना ऑफ रेंट असर्ट्स की, ये एक फैक्टर है जो अर्न करता है रेंट को जब हम सप्लाई करते हैं इलास्टिक मैनर में। जो इंटायर इनकम है लैंड की वो रेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जब सप्लाई है फैक्टर्स के लाइक लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, तो वो इनइलास्टिक हो जाता है शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वासी रेंट की कंसेप्ट आती है। क्वासी मतलब जो एडिशनल इनकम हो रही है जो बिल्कुल रेंट की तरह होती है। टैक्सेशन इनइलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है कि भाई जब ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो इनइलास्टिक होगा, और जब कम टैक्स लगाया जाएगा तो इलास्टिसिटी होगी। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह भी इसको देखे चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।